है। पिछले चुनाव में एक आंधी बह रही थी, राष्ट्रवाद की आंधी, उसके बाद भी मात्र 37% मत के साथ बीजेपी जीत के आई थी, 303 सीटें आई थी। तो इस बार कोई ऐसी राष्ट्रवाद की आंधी नहीं है, लेकिन झटके पे झटके मोदी जी को और उनकी पार्टी को लग रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई ये कहे कि नहीं जी बीजेपी ही जीत के आ रही है, 370 लेके आ रही है, नारों से नारे को जोड़ना, आर्टिकल 370 हटाने से लेके हम 370 लेके आएंगे तक का नारा जोड़ना अगर आप चाहते हैं तो जोड़ लीजिए, जो ख्याली पुलाव बनाना होता है बना लीजिए। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि आप जैसे प्रेम कुमार जी बता रहे थे, बिहार जाइए और आप पता कर लीजिए पलटी बाबू के पलटी मारने के बाद बिहार की क्या स्थिति है। ऐसे बहुत सारे नमूने मिल जाएंगे। उन नमूनों को अगर सामने रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन बस एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर चाबुक चलता रहा या उस डर से जो आज हुआ है इसके बाद अगर बीजेपी डर जाए तो बात कुछ और बने, और नहीं तो फिर वही हाल होगा जैसे मध्य प्रदेश से हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी बैठे हुए हैं, लगातार तमाम जगह घूम के आ गए। मध्य प्रदेश के ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सेंट्रल मध्य प्रदेश, सब जगह घूम लिए और परिस्थितियां कुछ और थी, रिजल्ट कुछ और आया। तो सब कुछ है और यहां कहीं ना कहीं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। लेकिन आज का जो ये फैसला है राहुल लाल जी, ये फैसला कितना बड़ा है और इससे लोकतंत्र की मजबूती की कितनी सीख यहां दिखाई देती है, क्या कुछ यहां से आपको दिखता है? क्योंकि सामने चुनाव है और चुनाव को लेकर लोग परेशान हैं। कई बार इस पर बातें होती हैं कि अगर जैसे चुनाव होते रहे हैं और ईवीएम में धांधली की बात होती रही है तो ईवीएम के कारण क्या अगला चुनाव भी बीजेपी जीत जाएगी, इस पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन उसमें कितना बड़ा ब्रेक लग सकता है ये और इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला? देखिए, चंडीगढ़ को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है तो वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और उसका प्रभाव 2024 पे क्या आगे के चुनाव पे भी पड़ना तय है। देखिए, फैसले में क्या चीज़ देखे, हम पूरे दुनिया ने कैमरे पे देखा कि वोट की लूट किस तरह से होती है। वो कभी तो इस कैमरे में आंख मारते हुए दिख रहे हैं कि उधर बचाते हुए दिख रहे हैं कि उधर से भी नजर ना पड़े, क्रॉस करते हुए, कभी मसीह ना हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के मसीहा बनने का भरपूर प्रयास कर दिया उन्होंने, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था। और आपको याद होगा कि आपने बड़ी सही चीज़ कहा राजीव जी कि जब उस समय बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास होता था तो लोग यही कहते थे, क्योंकि हम लोग लगातार कहते थे कि टीम इंडिया में एक तरह से प्रथम प्रयोग होगा चंडीगढ़ के संदर्भ में, जहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होगी, और उसके बाद एक बड़ा मुकाबला जहां पे 20 सीटें इनके पास होगी। चंडीगढ़ में वो छोटा चुनाव जरूर है और हम लोग पहले भी देख रहे थे कि उस चुनाव से भागने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, लेकिन बीजेपी अंतिम में ये काम करेगी कि 8-8 लोगों के वोट कैंसिल करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया तब भी देखिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक वो निडर हो गई है गलत कामों को करने के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, लेकिन उन्होंने उस बीच में जो है कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों का दल बदल करा दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से चुनाव करा दे तो भी रास्ता खुल जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के में जब ये मामला चल रहा था तब ये मामला भी था, 8 वोटों को कैंसिल तो किया ही गया, साथ ही साथ वहां पे दल बदल भी हो रहा है, वहां पे दल बदल को जबरन कराया जा रहा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कहा कि फिर से दोबारा चुनाव की स्थिति नहीं होगी उस दल बदल को टालने के लिए, और उस दिन जो इलेक्शन हुआ था उसकी फेयर काउंटिंग होगी। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार वहां पे फिर से जीत पाया। तो इसके संदेश स्पष्ट हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार के हथगंडे का प्रयोग करती है। जो अभी यहां पे सबसे बड़ा मामला है कि अगर 36 वोटों के गिनती में 12 वोट कैंसिल कर दिए गए तो जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आ रहे हैं कि 97 करोड़ लगभग वोटर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें किस किस प्रकार के हथकंडे अपनाने की प्लानिंग किए जा रहे होंगे। क्योंकि मेयर के चुनाव हारने जीतने से मोदी जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन लोकसभा के एक सीटों से उनके सेहत पे फर्क पड़ना है। तो इसलिए इस सवाल को हम लोग गंभीरता के साथ उठा रहे हैं, देश गंभीरता के साथ पूछ रहा है कि इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। तो एक तो ये चीज कि बीजेपी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में विश्वास नहीं करती है। ये अब तक जो तमाम आरोप लगते थे लेकिन जिसके प्रमाण नहीं होते थे, चंडीगढ़ के संदर्भ में वो बिल्कुल प्रमाण के सामने में राजीव जी यहाँ पे सामने में आ गया। और चूंकि ये पूरा घटनाक्रम, चूंकि इसके जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले रहे, वो उस मामले में भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जो फैसला रहा, हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस होती थी और जो महान्यायवादी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते थे वो क्या कुतर्क देते थे कि जनता को क्या मतलब है कि किस पार्टी को कौन कौन जो है कि फंडिंग दे रहा है, जनता जान के क्या करेगी, मतदाता जान के क्या करेगी। अरे लोकतंत्र में जनता ही तो सब कुछ है। और भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)
जो उसे हर प्रकार की अभिव्यक्ति व्यक्त करने की अधिकार भी है और हर प्रकार के सूचनाओं को पाने का अधिकार भी है। ये दोनों अधिकार उसमें शामिल है। आप किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे कर सकते हैं कि आप लाइए और कहीं से भी किसी से भी आप फंड ले लीजिए आप, और जनता को कुछ पता ही नहीं चले। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कौन से रिफॉर्म्स के तहत आप उसको लेके आए थे? तो ये देखिए, लगातार आप अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके कुतर्क चल रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इतना लंबा समय कैसे लग गया ये भी सवालों के दायरे में है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट देर से आई, दुरुस्त होकर आई। ये दोनों फैसले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी इसके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े, ये काफी असंभव वाली स्थिति है। देखिए, कल भी एक फैसला आया राजीव जी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग एक तरह से पश्चिम बंगाल के लिए हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कह दिया कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए संसद जो है कि अपने संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। तो आप हर मामले पर अगर आप संसद में बहुमत हैं तो आप संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर दीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि संसदीय विशेषाधिकार के दुरुपयोग से राजीव जी महुआ मोइत्रा को किस तरह से जो है कि बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ गया। अब लगातार किस तरह से संसद में जो है कि विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता निकाला जा रहा था। तो लोकतंत्र में, लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसको आर्टिकल 324 के अंतर्गत समस्त शक्तियां प्रदान की गई है। पूरे दुनिया की रुचि है कि वो किस तल्लीनता के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को जमीन पे क्रियान्वित करते हुए निकलेगी। और वो एक चीज जो लगातार आपने भी अपना दिखाया शुरुआत में भी, कि जो युवा जोश है, चाहे वो युवा जोश हम लोगों ने देखा बिहार के संदर्भ में, चाहे वो युवा जोश हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखे, वो किस तरह से टीम इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज राहुल गांधी ने जिसको लेके आज खुलासा किया है राजीव जी, कि एमएसपी गारंटी को लेके सरकार के बड़े बड़े झूठ को लेके जो उन्होंने बड़ा बड़ा लंबा लंबा ट्वीट किया है, तमाम लोग देखिए इनके साथ, युवा नहीं है, बेरोजगार इनके साथ नहीं है, किसानों को आप बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। ये तमाम लोग हल्ला फैलाते रहते हैं कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून को लागू करेंगे तो हम 10 लाख करोड़ रुपया का खर्च हो जाएगा। 23 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है और राहुल गांधी ने कितना स्पष्ट ढंग से क्लियर किया कि वो खर्चे 21,000 करोड़ से ऊपर का नहीं जाएगा। और मैंने आपके यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा भी था राजीव जी, देशबंधु अखबार के में, और उसमें मैंने विस्तार से बताया था कि ये कैसा बड़ा सा झूठ है। वो लोग 2020 का एक आंकड़ा लेके आ जाते हैं राजीव जी, कि 2020 में एमएसपी वाले फसलों का पूरा कीमत अगर जोड़ दिया जाए वो 10 लाख करोड़ का होता है, और उस पूरे 10 लाख करोड़ को जोड़ दिया कि ये सरकार के ऊपर खर्च आ जाएगा। अरे कम से कम अभी इस साल ही हम लोग अगर देखें 7 फसलों के ऊपर तो सरकार को वो एमएसपी से ऊपर खुद ही मार्केट प्राइस में जा रहा है। आपको 1 रुपया उसमें खर्च नहीं करना है, बाकी चीजों पे आपको खर्च करना है। उसमें आप इतने सारे आप जो है कि आप अपनी परेशानियां गिनती करा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर अगर गेहूं पे एमएसपी दे दिया जाए तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 400 रुपया किलो पहुंच जाएगा आटा का दाम। कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है, जबकि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं राजीव जी कि अगर अभी इस समय जो गेहूं का जो एमएसपी मिल रहा है और स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश यानी C2+50% के आधार पर भी मिलेगा तो उसके कीमतों में प्रति क्विंटल केवल 353 रुपये की वृद्धि होगी। तो बताइए 400 रुपया किलो का आंकड़ा कहां से लेके आ रहे हैं बीजेपी के लोग। तो किसानों का आपको अन्नदाता को नहीं सुनना है, आप उनको भ्रम में रख रहे हैं, आप युवाओं को भ्रम में रख रहे हैं, सबको भ्रम में रख रहे हैं। और आप अंतिम में आप चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हम सरकार को जो है कि दाएं से बाएं कर दें और नए सरकार का गठन कर लें। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल असली चेहरा सामने में आया। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला है कि वो जो सामने में दिख रहे हैं पीठासीन अधिकारी वो तो एक मोहरा भर है। भारतीय जनता पार्टी कब लेगी उस जो तमाम लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे बीजेपी के नेता ट्विटर हैंडल पे कि हम लोगों की जीत हो गई। जीत तो जीत होती है, जीत चाहे किसी भी प्रकार से मिले। हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे, वहां पे भी राजीव जी यही तर्क रखे जाते थे कि जीत तो जीत होती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिली भी फिर भी बीजेपी जीत गई। अब उनके ट्विटर हैंडल पे बिल्कुल जो है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। डिबेट में आप उनसे 100 बार सवाल कर लीजिए, अभी भी पूछ के आ रहा हूं। इस मामले पे एक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है कि क्या चंडीगढ़ मामले पे भारतीय जनता पार्टी देश से माफी मांगेगी, ऐसा कोई कदम उठाएगी। वो बिल्कुल एक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन देश का जो मैसेज गया है इस प्रकरण से, वो मैसेज काफी मजबूत गया है कि अभी भी यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं। और 2024 के चुनाव में कहीं न कहीं अब जनता भी जागरूक हो रही है इन पूरे मामलों को देख के। अब जनता को भी समझ में आ रहा है कि उनके वोट की चोरी हो सकती है। जनता भी जागरूक हो रही है और मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ की जनता जब जागरूक होगी तो फिर वहां पे लोकतंत्र
में कोई गड़बड़ी कर ले, ये बात कोई सोचे भी, वो एक असंभव सी स्थिति है राजीव जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लोकतंत्र जो है वो कैसे मजबूत हो और इस